हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज है 14 सितंबर। ठीक है ना भाई, 14 सितंबर है आज। और आज एसएससी सीजीएल का जो कल वाले क्वेश्चन बचे हुए थे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 49 क्वेश्चन की हमने पीडीएफ बनाई थी, उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। ठीक है ना। जिन बच्चों का सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है या उनका लगा हुआ है एग्जाम एमटीएस का, या तो सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है या लगा है एमटीएस का एग्जाम, तो उनके लिए यह पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बता दें 26 सितंबर तक डेली इसी प्रकार हम पीडीएफ लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद एमटीएस की तैयारी चालू कराएंगे। तो यानी कि जो भी बच्चे एमटीएस वाले हैं, सीजीएल वाले हैं, उनके लिए चैनल बहुत ही मतलब फायदेमंद होने वाला है। तो जल्दी से आसानी के साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से इस पे हम सवाल कराने वाले हैं। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है। देखो, 25 तक हमने उस पे करा दिए थे, इसलिए 26 से लेकर आए हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखो, सोन नदी आपको पता है गंगा की सहायक नदी, यमुना भी गंगा की सहायक नदी, और गोमती भी गंगा की सहायक नदी है। देखो, ये गंगा निकलती है और इसके बाद यहाँ से यमुना यमुनोत्री से निकलती है जाकर प्रयागराज में मिलती है। सोन नदी इधर अमरकंटक से निकलते हुए इधर से मिलती है आकर, इसके बाद गोमती नदी इधर पे मिलती है आकर। इस तरह से गंगा की सहायक नदी है, सॉरी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। लिखा लू। लू एक प्रकार की पवन है। देखो, लू एक प्रकार की, देखो कैसी पवन है जल्दी से। तो आपको बता दें, लू एक प्रकार की ऊष्म लहर है। देखो, गर्मियों के महीने में चलती है, ये उत्तर भारत में चलती है। कहाँ चलती है भाई? उत्तर भारत में लू चलती है। अगर हम बात करते हैं आगे कि लू में जो तापमान होता है, तो लगभग क्या होता है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। गर्मियों के महीने में चलती है, 45 डिग्री के आसपास लू का टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है। तो किसी फर्म के लिए अगर परिवर्तनीय लागत की बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या प्रवृत्ति लागत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। लिखा है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। और देखो, इसके ऑप्शन क्या लिखे हैं। लिखे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग, या राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के उद्यमों के बीच सहयोग। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है, घरेलू और विदेशी उद्योगों के बीच सहयोग, दो सरकारी विभागों के बीच सहयोग। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक भाई कौन थे, बिल्कुल सबको पता है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे भाई, ये थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। बैंक ऑफ बड़ौदा, आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हैं, तो इसके संस्थापक थे। और इन्होंने कब इसकी स्थापना कब की थी, 20 जुलाई 1908 को इन्होंने बैंक खोली थी। लेकिन 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो राजकोषीय नीति कौन सा नया मंत्रालय तैयार करता है। तो देखो भाई, इसका है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करता है, राजकोषीय नीति तैयार करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, तो यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है। तो यूएनडीपी का उद्देश्य क्या, आर्थिक और सामाजिक विकास की गति प्रदान करना। हाँ बिल्कुल सही, इसमें तकनीकी में सहायता ये प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएल वाले बच्चे एक बार फिर से ध्यान दे लें, अपनी क्या लगी बनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको कौन कौन से वीडियो मिल जाएंगे, एक तो रीजनिंग का आपको वीडियो मिल जाएगा, एक आपको वीडियो मिल जाएगा जीएस का। एक तो मिल जाएगा रीजनिंग का, एक जीएस का मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो भैया आराम से इसकी आप तैयारी कर सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करते हैं। लिखा, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश को आयोजित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, इसको कब आयोजित हुआ था भाई, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में आयोजित हुआ था। हरियाणा में आयोजित
हुआ था। अगले क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रभावित है? देखो अगर बात करते हैं, देखो इसका जो शुभ आरंभ हुआ था 1987 को हुआ था और ये लगभग 15 दिन तक चलता है। फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड में आयोजित होता है, ठीक है ना। फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड में यह आयोजित होता है और ये है कथक, ये है कथक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन देखो अगला वाला क्या लिखा है भाई कि मामला, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि मामला में मलाला में शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये थी तुम्हारी वी आर डिप्लेस्ड पुस्तक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राष्ट्रीय कवि जो थे उनको उनकी किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अब बात करते हैं इनको, देखो 1972 पर मिला था। कब मिला था भाई? 1972 पर मिला था। और कब मिला था और कौन सी पुस्तक को मिला था? उर्वशी नाम की जो पुस्तक थी, इस पे 1972 को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते लिखा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस है, इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जून 1919 को हुई थी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों पर कब भाग लिया था? तो भारत की बात करते हैं तो पहली बार जो ओलंपिक खेल, देखो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी एक तरह से 1900 से हुई थी, ठीक है ना, 1900 से हुई थी। लेकिन भारत ने जो पहली बार जो ओलंपिक खेला था वो बेल्जियम में खेला था। और कब खेला था भाई? 1920 में खेला था, 1920 में बेल्जियम में खेला था। इसके बाद लिखा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है यार। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप तुम्हारा किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं अगला कि एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट को अगले 5 सालों तक 2000 यानी कि 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा भाई? कोलकाता में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। टेबल टेनिस में ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 1988। 1988 को टेबल टेनिस में जो एक तरह से मान्यता मिली थी। और ये मिली थी तुमको कहाँ पर मान्यता मिली थी भाई? इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, इसको एक तरह से मान्यता जो प्रदान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मान्यता प्रदान करती है। और टेबल टेनिस को मान्यता मिली थी 1988 में। इसके बाद लिखा है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य में, अरे यार ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। साहित्य में जो नोबेल में एक बात जो जो विजेता थे उनको मिला था 1913 में। 1913 में एक तरह से मिला था गीतांजलि, गीतांजलि नामक पुस्तक के काव्य था इनका, गीतांजलि नामक, उसके लिए मिला था। और ये हैं तुम्हारे कौन से गीतांजलि पुस्तक? तो आपको सबको पता है भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। लिखा ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डैश की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको पता है नगद रुपए भी मिलते हैं, ठीक है ना, नगद क्या मिलते हैं? रुपए भी मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं भाई? 11 लाख रुपए मिलते हैं नगद। नगद कितना रुपए मिलता है? 11 लाख, बहुत बड़ी एक तरह से रकम होती है। तो 11 लाख रुपए मिलते हैं। और इसमें सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित, इसलिए सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। लिखा है उद्योग शक्ति में, उद्योग शक्ति की इकाई है। तो उद्योग शक्ति की इकाई जल्दी से बताओ भाई क्या है? अगर हम उद्योग शक्ति की इकाई की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा अश्व शक्ति। उद्योग शक्ति जो इकाई है वो क्या है भाई? अश्व शक्ति उद्योग शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। लिखा है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या वस्तु के जो ऊर्जा पर निर्भर करती है वो किस पे करती है? कार्य पर निर्भर करती है। कार्य की मतलब कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अव्यवस्था पर क्या करती है? निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीगत से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु इसका डैश बदल जाता है। प्रत्येक बिंदु इसका क्या बदल देते हैं भाई? तो इसका हो जाएगा भाई 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, वेग बदल देते हैं, ठीक है, वेग बदल जाता है। अगला देखो सारे इसमें जो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं साइंस के करा दे रहे हैं, साइंस के एक साथ उठा लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। पिछले सेट में साइंस के क्वेश्चन नहीं थे, इसमें हमने एक साथ उठा लिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करते हैं। लिखा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अब देखो अगर हम इसमें देखो क्या लिखा है, ईंधन का दहन बात करते हैं, अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन, और एक लिखा है ऑक्सीकरण, लौह में जंग या प्लेटिनम का तार जलाना। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं है भाई, अगर आपका देखो ये हो जाएगा अम्लीय जल और वैद्युत अपघटन इसका राइट आंसर होगा। अम्लीय जल और वैद्युत अपघटन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, लिखा है तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो किसको भाई निरूपित किया जाता है, अगर हम बात करते हैं यम को होता है सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। हम वही बार बार बोल रहे हैं, देखो एसएससी सीजीएल हो चाहे एमटीएस वाले हो, एमटीएस वाले दोनों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जिसका भी एमटीएस का पेपर लगा या सीजीएल का पेपर लगा, वीडियो को आप लोग क्या करें, पूरा देखें। हम तो कहीं ना 2 बार भी देखें वीडियो को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन भाई, लिखा है कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो जीवित जीवों पर जो मृदा के प्रभाव का अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये किया जाता है एडफोलॉजी के तहत ये किया जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तुम्हारा एंड्रोलॉजी की। अगर बात करते हैं तो एंड्रोलॉजी का मतलब जो होता है तुम्हारा, जैसे कि पुरुषों में बाजपन या यौन रोगों के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, इसका उपयोग पुरुषों में जो बाजपन होता है यौन रोगों के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। जो एक लंबा वृक्ष होता है अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, तो यानी कि पुराने जाइलम और हार्डवुड में क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाले मतलब जितने भी शिफ्टों के पेपर होने वाले हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है भाई, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।